Rahim, so last time we tried to cover up few things like the pattern of bipolar disorders and how things were. This was the main slide. I hope you can see it all. Can you see the slide? जी सर. So this was the key slide that I talked about last time. So when we are trying to manage the bipolar disorders, we have to know the whole of the continuum. If we are able to understand the precise problem with the patient, then the treatment strategy is relatively much easier and simpler. But if we are not sure about the exact phase of the patient and exact place of the patient on this continuum, then things relatively get a little bit difficult. इसमें एक चीज छोटी सी मैं बता दूं कि मुख्तलिफ स्पीकर्स जब भी आपको ट्यूटरिंग करेंगे अबाउट द बाइपोलर डिसऑर्डर्स या मुख्तलिफ स्पीकर्स की आप प्रेजेंटेशन सुनेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर्स की, तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें होंगी. So some people will say कि no, this is like this, and some people will say like this. This never means कि मैं गलत हूं या वो गलत हैं या वो सही हैं और मैं सही हूं. This means कि डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस पॉइंट किस चीज को ले रहे हैं. सो अगर हम अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स में से लिटरेचर को स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. अगर हम ब्रिटिश लिटरेचर को स्टडी कर रहे होंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी लिटरेचर बाइपोलर डिसऑर्डर पे कोई टेक्स्ट बुक तो है नहीं पाकिस्तानी. सो वी मोस्टली रिलाई फॉर आवर टेक्स्ट बुक मटेरियल ऑन ब्रिटिश और अमेरिकन सिस्टम. सो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है. प्लस अगर आप टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के रेफरेंसेस देखते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है. लेकिन मेरा कोशिश ये होती है कि मैं थोड़ा सा एक बेस मॉडल आप लोगों को बता दूं कि दिस इज द बेसिस, बाकी आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं. लाइक डीएसएम में जो डायग्नोसिस है बाइपोलर का, वो बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, बाइपोलर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर और साइक्लोथाइमिया, ये 4 पैरामीटर्स डीएसएम 4 में थे. मैंने अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंटेशन पुरानी है तो मैंने उसी को स्टिक किया, उसको चेंज नहीं किया. बट मैं इसको चेंज करके नेक्स्ट टाइम कभी बात होगी तो करवा दूंगा. 1, 2 नॉट एनओएस एंड साइक्लोथाइमिया. नाउ ये जो एनओएस है ये एक बड़ी ट्रिकी चीज हो जाती है जहां पे हम देखते हैं कि पेशेंट्स को एज सच क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, लेकिन हमारी क्लिनिकल फीलिंग और बाकी सिम्टम्स और बाकी चीजें ऐसी इंडिकेट कर रही हैं, बिहेवियर पैटर्न, कि जी ये बाइपोलर हो सकता है. ऑल्दो हम जस्टिफाई नहीं कर रहे कि इसको डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है कि नहीं है, इसको मूड की इलेशन है कि नहीं है, इसको जो है वो हाइपर एक्टिविटी एग्रेशन है कि नहीं है, या क्राइंग स्पेल सुसाइडल आइडिएशन है कि नहीं है. सो थोड़ी सी अगर ब्लर पिक्चर हो तो वो एनओएस में आ जाता है. ये वो एनओएस वाली कैटेगरी है जो हर डिसऑर्डर के साथ एग्जिस्ट करती है. अगर आप स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ें, अगर आप एंजाइटी डिसऑर्डर्स पढ़ें, मूड डिसऑर्डर्स पढ़ें, हर जगह एनओएस का जिक्र आता है, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड. नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड की कैटेगरी बेसिकली जो एक्सप्लेन करती है वो जो मेन क्राइटेरिया अगर पूरा ना हो रहा हो 1 का और 2 का, और फिर भी आपको क्लिनिकली कुछ सिम्टम्स के बेसिस पे ये महसूस हो रहा हो कि ये बाइपोलर है, देन यू कैन लेबल इट एज बाइपोलर डिसऑर्डर, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड. और ये एनओएस की कैटेगरी अच्छी कैटेगरी है बिकॉज एक किताबी टिपिकल पिक्चर समटाइम्स आपको नहीं मिलती और आप फंस सकते हैं. सो एग्जाम में जस्टिफिकेशन करने में कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर है 1 या 2 समटाइम्स मुश्किल हो जाता है. टाइम शॉर्ट होता है, हिस्ट्री आपने ली, आपको फीलिंग ये आ रही है ये पेशेंट दवाई खा रहा है, दवाई खाने से इसके सिम्टम्स सेटल डाउन हो गए हैं, ये उस तरह मैनिक फेज में नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये दवाई खा रहा है मैनिक फेज सेटल डाउन हो रहा है. अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिस्ट्री तो इंडिकेट करती है कि मेनिया था, और करंट प्रेजेंटेशन इंडिकेट नहीं करती मेंटल स्टेट पे कि ये मेनिया नहीं था, तो इसको कहाँ डालूं. वहां पे आप इसको यूज करें बाइपोलर डिसऑर्डर्स
not otherwise specified. And you can always say this is a treated bipolar patient, and because he was given some medication, probably we don't have a record. So एग्जाम में आपके पास फाइल और की एक्सेस नहीं होगी, जितना मरीज आपको बता देगा या उसके अटेंडेंट्स बता देंगे वो हो जाएगा. सो एग्जाम प्रेजेंटेशन में जब आप एग्जाम सिचुएशन में जा रहे होते हैं और ऐसी कंफ्यूजन आ जाए कि बाइपोलर का डायग्नोसिस आपने स्टैब्लिश कर लिया लेकिन करंटली आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो उस जस्टिफिकेशन के लिए यहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट? So this will be a category. So where is the chat box? Okay, chat box you can open up at the bottom. Uh, so Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health Disorders, 5th edition, 5 highlights of the changes. अब 5 में क्या changes आएंगे? पहला goal, enhance the accuracy of the diagnosis and facilitate early detection. So यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन के चक्कर में कि जब सिम्टम्स शुरू हो रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस किया गया, क्योंकि साइकियाट्री में हम जो टर्म यूज करते हैं अर्लियर द डायग्नोसिस बेटर द प्रोग्नोसिस, उसके बेसिस पे अब फोकस ये है कि जैसे ही पेशेंट को सिम्टम शुरू हो अगर हम उसी वक्त अप्रोप्रिएटली एड्रेस करके उसका ट्रीटमेंट कर दें तो चीजें ज्यादा डिसरप्टिव नहीं होती और क्वालिटी ऑफ लाइफ रेस्टोर रहती है. So formal diagnosis in under half the patient receiving treatment, predominant mania. Mixed episode primary criteria for manic and hypomanic episode includes an emphasis on changes in activity and energy, not just mood. एक change तो फिर DSM-5 में ये आ गई कि पहले हम कहते थे जी elation of mood is the key. Now DSM-5 says not only elation of mood, excessive energy or hyperactivity is also very significant feature of mania and hypomania. Then DSM-5 removed the criteria requiring both mania and major depressive episode. अब DSM-5 के हिसाब से अगर किसी पेशेंट को एक एपिसोड भी हो गया डिप्रेशन का या मेनिया का या हाइपोमेनिया का तो वो बाइपोलर में कैटेगराइज हो गया. So diagnosis of mania or hypomania with depressive features, new specifier with mixed features, diagnosis episodes of depression with manic or hypomanic features, return in NOS diagnosis that was based on specific characteristic जो कि वो दोबारा उन्होंने reinstate कर दिया. इस स्लाइड में मैं सिर्फ फिर वही बात करूं, अगर इस स्लाइड को जहन में रखें आप लोग, जो मैंने पिछली दफा बात की थी और फोकस किया था, तो आपका ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एब्सोल्युटली आपको कंफर्टेबल कर देगा. और ये उस स्लाइड्स के बाद, जिस स्लाइड को मैंने ज्यादा फोकस किया था, उस स्लाइड के बाद ये दूसरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है. अब इसमें अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, 3 सब सिंड्रोमल बाइपोलर सिस्टम, मिक्स्ड स्टेट्स और रैपिड साइक्लिंग, सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं, राइट? रेड ऊपर वाली फेज है, नॉर्मल से ऊपर, और ब्लू या ब्लैक जो भी कलर आपको नजर आ रहा है वो जो है वो लोअर या डिप्रेसिव फेज है, और ग्रीन जो है जो दरमियान में है वो यूथाइमिया है. अब यूथाइमिया के ऊपर जो ग्रीन जोन है उसमें आप देखें छोटे छोटे अप्स एंड डाउन है. ये साइक्लोथाइमिया के जुमरे में आ जाता है, आ सकता है ज्यादा. क्लियर कट मैनिक एपिसोड है, क्लियर कट हाइपोमैनिक एपिसोड है. फिर हाइपोमैनिक एपिसोड्स हैं जो एनओएस हैं, तीसरी जो कॉलम है, तीसरा कॉलम, उसमें हाइपोमैनिक एपिसोड्स हैं और डिप्रेसिव एपिसोड है लेकिन सब क्लिनिकल हैं या मिक्स्ड स्टेट है. और फिर फोर्थ है जिसमें क्लियर कट मैनिक और देन साइक्लोथाइमिक एपिसोड्स नजर आ रहे हैं और डिप्रेसिव एपिसोड्स नजर आ रहे हैं. और फिफ्थ जो लास्ट कॉलम है उसमें मेनिया में पेशेंट जा रहा है, सीधे डिप्रेशन में जा रहा है, फिर मेनिया में, फिर डिप्रेशन में, फिर मेनिया में, फिर डिप्रेशन में. सो ये भी अगेन साइक्लोथाइमिया की प्रेजेंटेशन को क्लियरली डिमार्केट कर. सो साइकोसिस, डिप्रेशन,
euthymia, mania, and psychosis again. All the categories again. वही जो पहले स्लाइड दिखाई थी, फोकस करें, ये क्लियर हो जाएगी. अब आ गया जी ट्रीटमेंट, जिसका बेसिकली द थीम ऑफ दिस whole presentation was how to treat the bipolar disorder. So, as I mentioned to you earlier, that if you are able to diagnose properly, then you can treat properly. What are the treatment strategies? The first and the foremost thing is effective long-term treatment of bipolar disorders requires a drug or a combination of drug that shows safety and efficacy in treating and preventing both manic and depressive episodes. So जरूरी चीज क्या है कि हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए जो पेशेंट के फिजिकल हेल्थ को कंफर्टेबल जोन में रखे. हम ऐसी दवाई ना दें कि उसका वेट बढ़ जाए और वो डायबिटिक हो जाए, या उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम जनरेट हो जाए, या उसको एक्सेसिव स्लीपीनेस रहे, वो नॉर्मेलिटी में रिटेन ना कर सके. तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना है. सो एक्सेसिव स्लीपीनेस ना हो, वेट कंट्रोल में रहे, कोई और फिजिकल मोबिलिटी डेवलप ना हो, बाकी चीजें सारी हमारी कंट्रोल में रहें. तो वो कॉम्बिनेशन जो लॉन्ग टर्म चल सके और कोई प्रॉब्लम ना दे, पहला टारगेट. दूसरा टारगेट, बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ लाइफ लॉन्ग इलनेस. ये एक मिसकंसेप्शन अनफॉर्चुनेटली है कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स में ट्रीटमेंट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे खत्म हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं होता. सो बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट हमारे तकरीबन साइकाइट्री में तमाम डिसऑर्डर्स में वो काफी ग्रहण करेंगे. इन बीमारियों को बीमारियों के तौर पे ट्रीट किया जाए तो अच्छे रहेंगे, और अगर इन बीमारियों को कमजोरी के तौर पे ट्रीट किया जाए तो प्रॉब्लम में रहेंगे. सो द कोर ऑफ मैनेजमेंट इज द मेंटेनेंस ट्रीटमेंट. वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन जो लंबे अरसे के लिए चल सके, वो कॉम्बिनेशन फिजिकल और मेंटल मोबिलिटी को कंट्रोल में रखे, और वो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी जो लंबे अरसे के लिए चले, वो आपकी मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के तौर पे भी कंटिन्यू रह सके. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द की. एंड व्हेनेवर पॉसिबल, treatment decision should be made by a collaborative effort between patient and physician. So ये भी एक tricky चीज होती है. Patient कहता है जी मैं ठीक था, मैंने दवाई छोड़ दी. Now you have to make sure that the patient understands that if he has to stay normal, then it has to be a collaborative effort between the psychiatrist and the physician before you make any decision about the drugs or anything, any treatment in bipolar disorder. So this is the key, pehli cheez. Now, long-term management requires a medication or combination of medication that both treat and delay both manic and depressive episodes. Now वो mania में जाए, now वो depression में जाए. Second, effective long-term maintenance therapy, especially during the depressive phase of the illness. बाइपोलर डिसऑर्डर में जो डिप्रेसिव फेजेस हैं वो ज्यादा क्रॉनिक होते हैं, ज्यादा लंबे होते हैं, ज्यादा मुश्किल से ट्रीट होते हैं. सो हमें ऐसी दवाई चाहिए, ऐसा ऑप्शन चाहिए कि जो क्रॉनिसिटी ऑफ द डिप्रेसिव फेज इन बाइपोलर डिसऑर्डर इज एड्रेस्ड प्रॉपर्ली. 3, a maintenance medication with a favorable long-term tolerability profile, जो मैंने पहले भी बात की. सो वही तीनों पॉइंट्स को यहां दोबारा मेंशन किया. अब this is another slide, and this is important for you to understand what is acute phase and what is maintenance phase, how we are seeing the acute phase and how we will be able to manage the maintenance phase. Now, acute phase, achieve rapid control of manic symptoms. Achieve rapid control of manic symptoms. Patient है, agitated है, aggressive है, violent है, पुलिस के साथ फड्डा, घर वालों के साथ फड्डा, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई. So एक दफा उसको कंट्रोल करना है, मैनेज करना है. Second, achieve remission of depressive symptoms. तो अगर डिप्रेसिव स्टेट है,
बहुत स्वेरिटी है, बेड रिडन है, लेटा हुआ है, हिल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, स्टूप्रोस कंडीशन हो रही है, सुसाइडल हो रहा है, then you have to manage that and return to normal levels of psychosocial functioning. This is acute phase. Maintenance phase is delay or prevent. Now, I am using the word time and again delay. More distance between the two manic phase, longer the duration of time between the two manic phase, the better is the prognosis in the long term. Longer the duration of time between the two depressive phases, better is the prognosis and outcome. So अगर relapse होना ही होना है, माइल्ड और मॉडरेट हो, कंट्रोल जल्दी हो जाए, बेहतर है। और अगर उसकी इंटेंसिटी और स्वेरिटी बढ़ जाती है, कॉम्प्लिकेटेड है। सो पेशेंट बाइपोलर का है, से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, से, और वो देन ही इज टेकिंग से लेमोट्रोजीन 200 milligrams per day, absolutely fine, no manic phase, no depressive phase, continuation of the treatment। 2 साल 3 साल के बाद पेशेंट दोबारा आता है और वो उसको डिप्रेसिव फेज आ जाती है या मैनिक फेज, हाइपोमैनिक फेज आ जाती है। सो आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट दवाइयों की एक्यूट फेज की करनी है, फिर आपको मेंटेनेंस फेज की दवाई की एडजस्टमेंट करनी है और पेशेंट को फिर आगे चला लेना है। दिस इज आइडियल एंड मिनिमाइज सब थ्रेशोल्ड सिम्टम्स। सो पेशेंट रिकवरी के बावजूद कुछ सिम्टम्स की कंप्लेंट करते रहते हैं। याददाश्त ठीक नहीं है, भूल जाता हूँ, जिस्म में दर्द होती है, समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि हेडेक के एपिसोड्स हो जाते हैं। इस किस्म के सिम्टम्स को भी आपकी ट्रीटमेंट कंट्रोल कर ले। नाउ दिस इज द टारगेट। अब मेंटेनेंस ट्रीटमेंट, इसमें मैंने एक एग्जांपल दिए, बट दिस इज नॉट अ की एग्जांपल। सो बाइपोलर ट्रीटमेंट गाइडलाइंस लिटरेचर 2009 to 2012. Now this is an old reference. There are new changes in the references. हर 6 महीने से साल के बाद वो नई किताब पब्लिश होती है और उसके अंदर वो ऊपर नीचे दवाइयों को कर देते हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम है। सो इस स्लाइड को डालने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको पुराना रेफरेंस कोट कर रहा हूं। इस स्लाइड को डालने का मकसद ये था कि मेन यही है। समटाइम्स लिथियम ऊपर आ जाती है, समटाइम्स कोटायापीन ऊपर चली जाती है, समटाइम्स लेमोट्रोजीन ऊपर चली जाती है, समटाइम्स वेलप्रोएट ऊपर चली जाती है। सो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट टाइम टू टाइम होगा। एग्जाम सिचुएशन में अगर आप ओवरऑल थोड़ा सा चीजों को डिस्क्राइब कर देंगे, तो अगर आप प्रिसाइजली करंट एडिशन की मूड स्टेबलाइजर्स ड्रग नहीं भी बता रहे, तो एग्जामिनर आपको मार्जिन देता है। आइडियली स्पीकिंग यस, अप टू डेट होना चाहिए, रिसेंट आपके पास रेफरेंस होना चाहिए, लेकिन अगेन जरूरी नहीं है कि हम सारी साइकियाट्री को रूट लर्निंग के तौर पर रख सकें। सो मुझे नहीं याद रहती ऑनेस्टली स्पीकिंग, और हर दफा हर साल मैं वो नई नाइस गाइडलाइंस खरीदूं या मूजले गाइडलाइंस खरीदूं, इतना एक्सपेंसिव काम भी मैं नहीं कर सकता। सो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट अपना ठीक कर लें और उसमें दवाइयां आगे पीछे थोड़ी बहुत ऊपर हो जाएं तो कोई मसला नहीं। मसलन मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में बायमोडल इफेक्ट्स जो दोनों तरफ हेल्प आउट कर दें। बेटर इन प्रिवेंटिंग डिप्रेशन। सो जिस पेशेंट को पास्ट में डिप्रेसिव एपिसोड्स ज्यादा हैं और हाइपोमैनिक और मैनिक एक एपिसोड्स एक आधा कोई आया, आइडियली लेमोट्रोजीन। बेटर इन प्रिवेंटिंग मेनिया, हाइपरफेज तेजी से आया, ओलेंजापीन एंड लिथियम। Equal for mania and depression, now quetiapine is indicated as well. There are other drugs as well. I'm not saying these are the only drugs. There are other drugs as well, but overall, this is one option. Predominant mania, better in preventing typical antipsychotics. Aripiprazole, ziprasidone, risperidone, all can be prescribed. But what is about the safety in women? सो मेरे नजदीक एक मैरिड खातून जिसका डायग्नोसिस बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो, जिसको करंट एपिसोड जो है वो हाइपोमेनिया या मेनिया का चल रहा हो, तो मैं थोड़ा सा केयरफुल होऊंगा कि अगर इन केस इस दौरान उसकी प्रेगनेंसी हो जाए
तो कौन सी दवाई रिलेटिवली सेफर होगी और उस हिसाब से मैं चूज करूंगा। सो दवाई चूज करने में ये पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। डिप्रेसिव फेज कितने थे, मैनिक फेज कितने थे, हाइपोमैनिक फेज कितने थे, सोशल सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, औरत है कि मर्द है। फिर मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में बेटर डिप्रेशन, बेटर मेनिया। अब इसमें लेमेट्रोजीन है, वेलप्रोइट है, कोटायापीन है, क्लोजापीन है, रिस्पेरिडोन है। सारी दवाइयां इंडिकेटेड हैं। जिप्रेसिडोन, एरिपिप्राजोल, ओलेंजापीन, लिथियम, इसके अलावा भी दवाइयां एग्जिस्ट करती हैं। सो थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ी मुझे शायद जमाइयां आनी शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा थोड़ी ब्रेक आ जाए तो अच्छा है। सो आ गई। ओके, आई होप यू पीपल आर स्टिल विद मी। गायब हो जाओ तो मुझे बता देना कि मैं अकेला ही बोलता रहूं। फैज का ये कथा है। सर वी आर यू सर। ओके, फैज के इस कथे को से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। मेरी साइकाइट्री में ये जो आखिरी जुमला है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। और ये जो साइकाइट्री में एक टर्म यूज होती है, सेल्फ रिमिशन, राइट। सो समटाइम्स आप मरीज को दवाई देते हैं, आप सोचते हैं कि मैं इसकी दवाई अगली दफा एडजस्ट करूंगा, और पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है। एक हल्की सी आपकी स्ट्रैटेजी से, केयरफुल स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स, आपने देखा डिप्रेसिव मेनिया, डायग्नोसिस अप्रोप्रिएट बना लिया, दवाई उसके हिसाब से प्रॉपर दे दी, पेशेंट कई दफा नहीं ठीक होते, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नहीं ठीक होते, और आपको इंटरवेंशन 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 करनी पड़ती है टिल द टाइम यू फाइंड एन अप्रोप्रिएट थिंग फॉर द पेशेंट। लेकिन समटाइम्स एक दवाई और पेशेंट ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, और वो बीमार को सेल्फ रिमिशन जो हो जाता है वो करार आ जाता है। लेकिन इसका पहला जो दो, सॉरी आई एम डिस्क्राइबिंग इट, ज्यादा नहीं बोलना इसके बारे में, लेकिन फिर अपने थोड़े से ख्याल और बता दूं। ये जो पहले दो जुमले, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। पहली बात तो ये कि रात को ही क्यों ख्याल उसकी खोई हुई याद आई, इसके बारे में मैंने काफी सोचा, और देन आई केम टू द कंक्लूजन, वो किसी वक्त फिर आपको बयान करूंगा। और फिर वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, तो वीराने में अगर बाहर आ जाए तो किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सो फैज ने ये जो जुमले बोले, इसके पीछे जो बैकग्राउंड थी, अगर आप वो पढ़ें तो आपको अंदाजा हो कि इट्स समथिंग ब्यूटिफुल। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। सो पोइट्री को जब पढ़ें तो उसको बैकग्राउंड भी अंडरस्टैंड कर लें, तो देन यू विल एंजॉय इट मोर। बाइपोलर डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट और मोrbidity. बैकग्राउंड बताया नहीं है। Sorry, somebody saying something? Okay, no. Recurrent illness है, functional recovery often lags behind the symptomatic and syndromal recovery. Recurrent episodes may lead to progressive deterioration in functioning, and number of episodes may affect subsequent treatment responses and prognosis. Now, this is unfortunate when we see a patient suffering from schizophrenia. पहली चीज दिमाग में ये आती है, उफ, स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया है मींस पहली चीज ये होती है कि शायद ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट, मेरे काफी पेशेंट मैं आपको दिखा सकता हूँ, बल्कि मेजॉरिटी दिखा सकता हूँ, फंक्शनल हैं, काम करते हैं, नौकरियां करते हैं। लेकिन बात फिर वही करूंगा, अर्लियर द डायग्नोसिस बेटर द प्रोग्नोसिस। अगर पेशेंट मेरे पास पहले या सेकेंड एपिसोड में आ रहा है तो उसकी रिकवरी बहुत अच्छी कर हो जाएगी। लेकिन अगर पेशेंट बहुत बेचारा इधर उधर से ख्वार हो गया, कई साइकाइट्रिस्ट को दिखा चुका, सिम्टम्स क्रॉनिक हो गए हैं, सोशल ऑक्यूपेशनल डिक्लाइन सिग्निफिकेंट हो गया, ऑफ कोर्स देन आई विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड इन आउटकम एंड रिकवरी एज वेल। But depression is the predominant mood
in the bipolar disorder. ये बात याद रखें, ये bipolar 1 की खैर बात हो रही है, लेकिन overall patients with bipolar disorder spends more time in depressive state than in manic state. और साइकाइट्री में एक बीमारी अगर कभी मुझे लेनी पड़े तो वो मेनिया है या हाइपोमेनिया है। मैं भी खुश और दुनिया भी खुश। डिप्रेशन में अजियत है, एक कर्ब है, एक तकलीफ है जो अनफॉर्चुनेटली ना लोग अंडरस्टैंड करते हैं ना समझते हैं, और बायपोलर पेशेंट्स के साथ ये ज्यादा मसला होता है। टाइम स्पेंट डिप्रेस्ड वाज 3 times मोर देन टाइम स्पेंट इन मेनिया। सो अगर मेनिया का एपिसोड 1 महीने का है तो डिप्रेशन का एपिसोड 3 महीने का गुजरेगा। टाइम स्पेंट इन मैनिक अकाउंटेड फॉर ओनली 9.3% ऑफ द टोटल टाइम ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। सो मेनिया में टाइम बहुत थोड़ा गुजरता है, डिप्रेशन में 32%, mania में only 9%, hypomania is 5.9%. 53% of the time can be controlled in remission, no symptoms, 53%. This is significant as well. Depression, a dominant next episode among patients receiving placebo during 2 18-month maintenance trial. Maintenance treatment to help maintain stability against depressive episode is particularly important. मैंने जैसे पहले बताया कि अगर डिप्रेशन ज्यादा है तो बाइपोलर 1, अगर मेनिया ज्यादा है तो बाइपोलर 2, लेकिन ओवरऑल डिप्रेशन में टाइम पेशेंट का ज्यादा गुजरता है। Impact of depressive symptoms. Well, you all know, and I don't have to repeat it. Interviews of 2839 patients enrolled in the Stanley Center Bipolar Disorder Registry, 50% reported at least one previous suicide attempt. 92% had at least one attempt while depressed, and 27% had at least one attempt while manic. हम ये समझते हैं कि मैनिक पेशेंट सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं कर सकता, इसलिए इम्तिहान में एक ये मेजर ब्लंडर होता है कि हम सुसाइड और होमिसाइड की असेसमेंट एग्जाम में मैनिक पेशेंट में नहीं करते, विच इज अनफॉर्चुनेटली ट्रिकी। तमाम साइकाइट्रिक मॉर्बिडिटी में सुसाइड रिस्क असेसमेंट, मैंने जब सुसाइड पढ़ा रहा था बार बार कहा था, इज मस्ट। एग्जाम में अगर बाइपोलर का पेशेंट है और आपने उससे सुसाइड के बारे में नहीं पूछा तो आपके फेल होने के चांसेस बहुत सिग्निफिकेंटली ब्राइट होंगे। लेकिन अगर आपने बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट से सुसाइडल आइडिएशन और उसकी असेसमेंट कर ली तो आप बहुत सेफ हो जाएंगे। सो 92% ऑफ द पेशेंट्स इन बाइपोलर they do have attempted a suicide, which is a very, very high rate in any psychiatric morbidity. Patients बताए ना, छुपा जाए, definitely different story है, but होती है। और ये फिनलैंड स्टडी में 31 बाइपोलर 1 सुसाइड विक्टिम्स आइडेंटिफाई हुए। मैनिक एपिसोड में 11% सुसाइड, मिक्स्ड एपिसोड में भी 11% और डिप्रेसिव एपिसोड में 79%। ये जो मुख्तलिफ स्टडीज कोट कर रही होती हैं फिगर्स, आपको फिगर्स याद रखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ ये बात भी एग्जामिनर को बता देते हैं कि जी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में मैनिक एपिसोड में भी सुसाइडल टेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, विच इज 11%, आप एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड। अगर आप ये भी कह दें जी कि सम पेशेंट्स ऑफ द in bipolar disorders, even in manic phase, they attempt suicide, even then examiner will be impressed. So ये जानना जरूरी है। And 80% of the patient, of course, commit suicide in depressive phase of bipolar disorders. Depressive symptoms, hospitalization. अब ये एक और कॉर्नर है कि अच्छी ट्रीटमेंट वो है बाइपोलर डिसऑर्डर्स में जिसमें आप नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस को रिड्यूस करते हैं। जब पेशेंट मैनिक फेज में जाता है, मेरे पास कोई इंडोर फैसिलिटी नहीं है हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए पेशेंट्स को। मेरे क्लिनिक पे मेरे साथ 3 और साइकाइट्रिस्ट, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, नॉट यहाँ की, 3 और साइकाइट्रिस्ट काम कर रहे हैं।
और उनके पास, कुछ के पास है, दो के पास है इंडोर फैसिलिटी जहां वो पेशेंट एडमिट कर लेते हैं, और हम दो हैं जिनके पास इंडोर फैसिलिटी अभी नहीं है, पहले भी नहीं थी, खैर मैंने कभी रखी भी नहीं इंडोर फैसिलिटी। टारगेट ये होता है कि पेशेंट की हॉस्पिटलाइजेशन का टाइम बच जाए। अगर पेशेंट सरकारी अस्पताल में दाखिले के लिए जाता है और दाखिल होता है तो जाहिर ऑब्वियसली वो 2-3 हफ्ते वहां एडमिट रहेगा, दवाइयां एडजस्ट होंगी, फैमिली लाइफ सफर करेगी, चीजें कॉम्प्रोमाइज होंगी। प्राइवेट में जाए तो उसमें फाइनेंशियल बर्डन एड अप हो जाएगा। अफोर्डिंग क्लास है इवन देन, क्योंकि प्राइवेट ट्रीटमेंट अनफॉर्चुनेटली कॉस्ट अ लॉट। सो हमारी कोशिश ये होती है कि हम हॉस्पिटलाइजेशन को रिड्यूस कर दें। इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये मैटर बहुत करती है। अगर आपका बायपोलर पेशेंट नॉर्मल फेज में आ जाए और नॉर्मल फेज में ज्यादा टाइम गुजारे तो वो अपना काम, मैरिज, बच्चे, फैमिली, हर चीज को एड्रेस कर लेगा। लेकिन अगर वो रिमिशन फेज में नहीं जाएगा और उसको एपिसोड थोड़े बहुत ऊपर नीचे आते रहेंगे, अगेन पुरानी स्लाइड जो मैंने दिखाई थी, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, मुसलसल अजियत चलती रहेगी। So euthymic bipolar patients rated extent to which illness interferes with their life and activities of interest. इसमें सर्विसेज में हमने बाइपोलर डिसऑर्डर में क्वालिटी ऑफ लाइफ को असेस किया और उस रिसर्च पेपर भी उस पर पब्लिश हुआ। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। बाइपोलर वर्सेस यूनिपोलर डिप्रेशन, थोड़ी सी बात इस पे करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ कॉम्प्लेक्स इलनेस टू मैनेज इन इट्स मिसडायग्नोसिस रिजल्ट्स इन फर्दर ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस। ये बात तो मैं शुरू से आपको कह रहा हूं कि जब भी आप मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्लिनिक पे पेशेंट देखते हैं, उसको असेस करते हैं, तो अगर हमने बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस जहन में नहीं रखा और उसको सिर्फ डिप्रेशन या एमडीडी या रिकरेंट डिप्रेशन बना दिया, तो चांसेस हैं कि उसका आउटकम और उसका प्रोग्नोसिस कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, अच्छा नहीं होगा। सो थोड़ा सा केयरफुल इस सिलसिले में। यूनिपोलर डिप्रेशन वाज द मोस्ट कॉमन misdiagnosis. 33% of the patient remain misdiagnosed for 10 years or more. पेशेंट आया, आपने उसको एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट दे दी, एमडीडी कंसिडर करते हुए, वो खाता रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, वो खा रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा, आप ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और सडनली 1.5 साल बाद आपने 3-4 दवाइयां कॉम्बिनेशन में दे दी और पेशेंट टक करके स्विच कर गया हाइपोमैनिक या मैनिक एपिसोड में, और डायग्नोसिस बाइपोलर का आया। सो समटाइम्स 10 साल लग गए उस चीज को आइडेंटिफाई करते हुए। और ट्रीटमेंट एट द बिगिनिंग क्या बेस्ट थी कि जब मेरा पेशेंट ऐसा आया जो रेजिस्टेंट डिप्रेशन की पिक्चर दे रहा है, मैं दोबारा से रिव्यू कर रहा हूं कि कहीं ये बाइपोलर तो नहीं है, क्योंकि उधर एंटी डिप्रेसेंट्स काम नहीं करेंगे, उधर मूड स्टेबलाइजर्स काम करेंगे, और मूड स्टेबलाइजर्स देने में ही बेहतरी होगी। एसएसआरआई चेंज करने में या रेजिस्टेंट डिप्रेशन की ट्रीटमेंट देने में आउटकम अच्छा नहीं आएगा। सो पेशेंट का, मैं जैसे बार बार कहता हूं, डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट आसान हो जाती है और आउटकम भी आसान हो जाता है। ओके, मैं कहाँ खत्म करूं? ओके, मैं 2 स्लाइड्स और करता हूं, उसके बाद फिर हम रैप अप करेंगे। Consequences of misdiagnosis under recognizing bipolar disorder. Delayed or inappropriate treatment can be associated with 1. Increased risk of suicide, जो कि 25 to 50% टाइम बढ़ जाती है। Possibility of switching to mania or worsening to long-term course of illness. बीमारी क्रॉनिक हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है और मुश्किल से मैनेज होती है। लॉस इन फंक्शनल स्टेटस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, which unfortunately you all people know. Last slide for today. This is the 42nd slide. Okay, I'll try to remember it so that we can start it from next time from here. The distinguishing features: current or past history of episode of mania and hypomania. Bipolar depression, unipolar depression present? None.
characteristic features: more withdrawn and retarded with tendency for hypersomnia, bipolar depression, unipolar depression, anxiety, somatic, anger, more common. Agitation and weight loss, less common in bipolar depression, more common in unipolar depression. अब ये यूनिपोलर डिप्रेशन और बाइपोलर डिप्रेशन के डिफरेंसेस थोड़े से ध्यान से देख लें. एज ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, बाइपोलर डिप्रेशन relatively young, unipolar depression relatively older. Atypical symptoms of depression, more common in bipolar depression. वो जो कहते हैं ना, गोला फिरता है, सर में गुबार रहता है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग की इंपेयरमेंट आ रही है, मोर ट्रिकियर, मोर bipolar depression. Then relatively less common in unipolar. Pattern of illness, bipolar depression, more recurrent in relatively brief episodes. 6 हफ्ते तक तो ठीक थी, एकदम पता नहीं क्या हुआ, ये बिस्तर पे लेट गई, अब गुस्सा खा रही हैं और लेटी हुई हैं और रोना धोना मचाया हुआ है. सो एपिसोड्स मल्टीपल आएंगे डिप्रेशन के, बीच बीच में ठीक टाइम पीरियड भी गुजरेगा, लेकिन वो ठीक टाइम पीरियड ठीक नहीं होगा, लेकिन उनके हिसाब से ठीक होगा, फैमिली के हिसाब से. मोर रिस्पॉन्सिव टू द ट्रीटमेंट इज यूनिपोलर डिप्रेशन. SSRI दें, मरीज 6 हफ्तों में सेट, मीन्स यूनिपोलर डिप्रेशन. SSRIs दें, मरीज 2 महीने गुजर गए, पूरी थेरेप्यूटिक डोज जारी है, नहीं ठीक हो रहा, बाइपोलर डिप्रेशन. Response to antidepressant therapy, less responsive, bipolar depression, more responsive, unipolar depression. Postpartum onset and premenstrual syndrome, more common in bipolar depression, less common in unipolar depression. Psychotic features, more common in bipolar, less common in unipolar. Mood lability and seasonal pattern, more common in bipolar, less common in unipolar. And substance use and suicide attempt, more common in bipolar, less common than bipolar. Now this is very very important, because ये जो रेड बॉक्स है, इसमें ट्रीटमेंट जो है, स्ट्रैटेजी, फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन डिफरेंट है देन दिस वन. इधर आप सिर्फ SSRI से भी गुजारा कर लेंगे, इधर आपको मूड स्टेबलाइजर ऐड करने पड़ेंगे, वरना पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं आएगा और पेशेंट ठीक नहीं होगा और ज्यादा क्रॉनिसिटी में जाएगा. सो ये फीचर्स इंपॉर्टेंटली जरूर याद कर लेना. ओके, सो MDQ मूड डिसऑर्डर क्वेश्चनर, इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. लास्ट यहां पे खत्म कर देते हैं ताकि याद रहे. अहमद फराज का शेर है, दोस्त भी मिलते हैं, महफिल भी जमी रहती है, तू नहीं होता तो हर शय में कमी रहती है, कुछ जजीरों में कभी खुलते नहीं चाहत के गुलाब, कुछ जजीरों पे सदा धुंध जमी रहती है. और अनफॉर्चुनेटली साइकाइट्रिक पेशेंट्स के साथ ये बड़ा मसला है. Thank you very much for listening to me. Any question? The question patient asked a lot is for how long they should be get the treatment, how to answer this query. Now, मेरे पास जब पेशेंट आता है तो पहली चंद सिटिंग्स में जो पहली 1-2 सिटिंग्स हैं, उसमें आमतौर पे मेरा रिस्पॉन्स ये होता है कि हम इसके बारे में बात करेंगे. यूजुअली अगर this is what my practical experience is, if I convey to the patient that this is bipolar affective disorder and you have to take the treatment for life in the first sitting, आमतौर पे मरीज सेकंड ओपिनियन के लिए कहीं और चले जाते हैं. खैर, यूके और कनाडा में ये नहीं होता, पेशेंट कहीं नहीं जा सकता, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है. यहाँ हम मरीज को बता सकते हैं पहली सिटिंग में. पाकिस्तान में ओपन चॉइस है, मरीज ने पैसे देने हैं, किसी भी क्लिनिक पे जाके साइकियाट्रिस्ट को दिखा लेना है. वहां पे चॉइस लिमिटेड है, नहीं होती, ओपन होती है. तो इसलिए वहां मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है पाकिस्तान में कि हम करेंगे बात, डोंट वरी अबाउट इट, 1-2 दफा आप आ जाए, हम करते हैं बात, या ये थोड़ा सा बेहतर हो जाए मरीज, फिर हम बात करते हैं. तो वहां मेरी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, यहाँ डिफरेंट होती है. वहां स्ट्रैटेजी में मैं 1-2 सिटिंग्स के बाद, जब पेशेंट थोड़ा सा बेसलाइन की तरफ आना शुरू हो जाता है, जब थोड़ा सा फैमिली रीश्योर हो जाती है, थोड़ा सा फैमिली कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है,
कि हाँ अब चीजें बेहतरी की तरफ हैं, डॉक्टर की दवाई खा रहा है, बेहतर हो गया या बेहतर हो गई है, फिर मैं बताता हूँ। वो फिर बार बार ये हर दफा ये सवाल पूछेंगे आपसे कि जी कितना अर्सा दवाई खिलानी, तो मैं दूसरी तीसरी सेटिंग में फिर उनसे बात करता हूँ कि यस, दिस मेडिसिन नीड्स टू बी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. I don't know how long, but consider it minimum of 5 years. It could be more as well, right? Now, there is again a tricky situation here as well because people feel that bipolar disorders, when we treat, कहते हैं जी, first episode treat it for 2 years, 2 episodes treat it for 5 years, 3 episodes treat it for life. ये एक जनरल कंसेंसस है, ये किसी किताब का जुमला नहीं है, लेकिन ये एक जनरल कंसेंसस है कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट का फॉर्मूला कितनी देर दवाई देनी है. पुराने जमाने में ये था, 1 फर्स्ट एपिसोड 2 साल, 2 एपिसोड 5 साल, 3 एपिसोड सारी लाइफ. मैंने कम ही देखा है कि पेशेंट की दवाई छुट्टी हो. सो प्रैक्टिकली इट इज अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर. इवन जब पेशेंट बिल्कुल स्टेबल हो जाए, 5 साल लेमेट्रोजीन या लिथियम खा रहा है और 5 साल गुजर गए और कोई एपिसोड नहीं आया, फिर भी मैं बहुत मुहतात होता हूँ दवाई बंद करवाने में, क्योंकि अगर उसको 5 साल बाद रिलैप्स हो गया तो वो उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो जो उसका फैमिली लाइफ है, जो उसकी प्रोग्रेस है, जो उसकी नॉर्मेलिटी है, वो एक सेकंड में ढेर हो जाती है और फिर बहुत दिल टूटते हैं. तो फिर वो जो शेर में पढ़ के सुना रहा था, कुछ जजीरों पे सदा धुंध जमी रहती है, तो वो जजीरों पे जो धुंध है ना, वो जमने नहीं देनी, उसको साफ करते रहना है ताकि चीजें कॉम्प्लिकेट ना हो. देयर आर मल्टीपल हैंड्स फॉर द क्वेश्चंस. ओके, कामरान wants to ask a question and then Manur wants to ask a question. जी सर, मेरा ये है कि हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन द इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड मूड स्विंग्स happening in the borderline personality disorder and cyclothymia? तो दोनों का डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे होगा, ये मेरा क्वेश्चन है. कुछ कमेंट्स है वो अगर आखिर में मुझे टाइम मिला तो मैं कर दूंगा. थैंक यू सर. गुड, थैंक यू वेरी मच. हमेशा मुश्किल सवाल पूछते हो और मुझे मुश्किल में डालते हो. ओके, borderline personality disorders में भी अनफॉर्चुनेटली माइक्रो साइकोटिक एपिसोड्स आते हैं. इसीलिए borderline personality disorder की एक ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी मूड स्टेबलाइजर्स कही जाती है, और उसमें लिथियम का रोल भी एस्टैब्लिश्ड है, और कुछ रिसर्च पेपर ये भी इंडिकेट करते हैं कि लिथियम is a good and effective treatment in borderline. Or same goes for cyclothymia. Now, to